हेलो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक सिंटेक्स डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने समझा कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन क्या है, उसे इन्वेंट किसने किया है। फिर उसके बाद हमने समझा था कि C++ के फीचर्स क्या हैं और वो C से किस तरीके से अलग है और क्या सिमिलैरिटीज भी हैं C और C++ में। अब हम यहाँ पर बेसिक सिंटेक्स, बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं C++ प्रोग्राम का। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर वो होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कमेंट्स लिखते हैं जिसमें हम लिखते हैं कि हमारा प्रोग्राम बनाया किसने है, डेट क्या है, इसके अलावा हमारा प्रोग्राम किस बारे में है। हम यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट्स कर सकते हैं स्लैश का यूज करके, और इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेवलपर का नाम। फॉर एग्जाम्पल मेरा लिख रही हूं मैं यहाँ पर नाम। फिर यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ डेट, तो यहाँ पे मैंने लिखा 29 अप्रैल। फिर मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ प्रोग्राम के बारे में, सो प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो। फाइन। अगर मुझे मल्टीपल लाइंस का यूज करना है तो स्लैश स्टार से मैं मल्टीपल लाइंस लिख सकती हूँ, और जहां मेरी लास्ट लाइन एंड होगी वहां पर मैं यहाँ पर स्टार स्लैश लगा दूंगी, तो ये हमारा पूरा पैराग्राफ ही क्या हो जाएगा, कमेंट। अब ये जो कमेंट होता है उसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, कि जो हमारा कंपाइलर है इसे वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं मानेगा, ये सिर्फ यूजर या डेवलपर रीड कर सकता है हमारे खुद के जानने के लिए, समझने के लिए कि प्रोग्राम आखिर किस बारे में है। तो ये होता है हमारा डॉक्यूमेंट सेक्शन, और ये हमारा जरूरी सेक्शन नहीं होता है। दैट मीन्स इसके बिना प्रोग्राम चल सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं लिखेंगे तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। हमारा ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं होता, लेकिन हमारे कंफर्टनेस के लिए कि हमारा जो प्रोग्राम है वो ज्यादा अच्छा दिखे, इसलिए हमें डॉक्यूमेंट सेक्शन लिखना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो होता है लिंक सेक्शन। हमने जब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंट्रोडक्टिव पार्ट्स में हमने देखा था लिंक सेक्शन के बारे में बेसिक सिंटेक्स के टाइम पर, तो वहां पर हम दो हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते थे। पहला हेडर फाइल था stdio.h, दूसरा हेडर फाइल था conio.h। stdio था हमारा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए, conio था हमारा कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए। यहां पर भी हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए एक हेडर फाइल का यूज करते हैं, और उस हेडर फाइल का नाम है, हम यहाँ पे प्री प्रोसेसर इंक्लूड यूज करके लिखते हैं iostream.h। iostream.h। अब ये जो iostream.h है ये दो हेडर फाइल से मिलकर बनता है, जिसे हम और अच्छे से हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट का जो वीडियो रहेगा उसमें समझेंगे। एक होता है हमारा iStream, दूसरा होता है oStream। दैट मीन्स ये हमारे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी, जितने भी फंक्शंस होंगे, हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो इस हेडर फाइल से इंक्लूडेड रहेंगे। हमें इनपुट रीड करने के लिए, आउटपुट हमारा प्रिंट करने के लिए हमें सी इन और सी आउट का ऑब्जेक्ट्स का यूज करना पड़ेगा, तो वो हमारे इसी के पार्ट रहेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर हेडर फाइल, क्योंकि हम टर्बो सी प्लस प्लस पर हम हमारे प्रोग्राम्स को डेवलप करेंगे, तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं conio.h, जो कि होती है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसके हम यहाँ पे फंक्शंस यूज कर सकते हैं, गेट ch फंक्शन, क्लियर स्क्रीन फंक्शन। इसमें एक अच्छी बात यह है कि लिंक सेक्शन, क्योंकि हमारा जो C++ है वो C से सुपर सेट है, C की बहुत सारी चीजें उसमें हैं, तो हम यहाँ पर जो C की हेडर फाइल्स हैं वो भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे stdio.h हेडर फाइल भी यूज कर सकते हैं। हम हमारे C++ प्रोग्राम के अंदर अगर हमारे आउटपुट को प्रिंट कराना है तो हम printf फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, इनपुट लेना है तो scanf फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, और इवन हम हमारे cin और cout ऑब्जेक्ट्स का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन में एक और चीज होती है जो हमारे C++ में है, C में नहीं है, उसे हम कहते हैं नेम स्पेसेस। नेम स्पेसेस, नेम स्पेस C++ में का मतलब होता है बेसिकली कि हम यहाँ पर हमारा जो डेटा है, जो हमारे फंक्शंस हैं, वेरिएबल्स हैं,
हम उन्हें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हमारे जो वेरिएबल्स हैं हम उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि हमारे जो डेवलपर है या यूजर है उसके लिए एप्लीकेशन यूज करना काफी इजी हो जाए। देखिए हमारे पास सी में था स्ट्रक्चर्स जो कि एक डेटा टाइप था, हमारे पास सी प्लस प्लस में है क्लासेस, वो भी एक डेटा टाइप ही है, वो बस एक स्ट्रक्चर का एक्सटेंडेड वर्जन है, लेकिन क्लासेस भी यहाँ पर डेटा टाइप ही है। क्लासेस क्या होल्ड करते हैं, मेंबर फंक्शन होल्ड करते हैं, लेकिन जो हमारे उन क्लासेस से रिलेटेड वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको हमें कैटेगराइज करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि जो कंपाइलर है हमारा उसमें किसी प्रकार का एम्बिगुअस एरर आए। अगर हमने मल्टीपल क्लासेस यूज करी हैं, मल्टीपल क्लासेस में जितने भी डेटा मेंबर्स हैं हमारे पास यहाँ पर, उन सभी मेंबर्स में अगर नाम सेम है तो यहाँ पर थोड़ा सा एम्बिग्यूटी का प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए हम नेम स्पेसेस का यूज करते हैं ताकि हमारा जो कंपाइलर है वो एरर थ्रो ना करे या किसी भी एम्बिग्यूअस सिचुएशन में ना जाए, इसलिए हम नेम स्पेसेस का लिंक सेक्शन में यूज करते हैं। अभी जैसे कि हमारा डॉक्यूमेंट सेक्शन था एक ऑप्शनल सेक्शन, वैसे ही लिंक सेक्शन भी है एक ऑप्शनल सेक्शन, क्योंकि अगर आप प्रोग्राम में इन हेडर फाइल्स या नेम स्पेस से रिलेटेड कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप इस सेक्शन को नहीं इंक्लूड करेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन आता है वो आता है डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन, जिस प्रकार हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेफिनेशन सेक्शन में मैक्रोस डिक्लेयर करते थे, किस तरीके से, हैश डिफाइन का यूज करके। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक मैक्रो बनाना है पाई के लिए, तो PI 3.14 हम ये डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल्स भी डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा फोर्थ सेक्शन हो सकता है, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल डिक्लेरेशन के अंदर हम हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स और ग्लोबल फंक्शंस डिक्लेयर कर सकते हैं, हम उन्हें डिफाइन भी कर सकते हैं ग्लोबल एरिया में, ताकि हम उसे थ्रू आउट द प्रोग्राम उनकी स्कोप रख सके। नेक्स्ट अब हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है क्लास डेफिनेशन का। तो जो हमारे पास फिफ्थ सेक्शन होता है हमारा क्लास डेफिनेशन सेक्शन, उसमें हम यहाँ पर हमारी क्लासेस को डिफाइन करते हैं। तो क्लासेस किन चीजों से मिलकर बनती हैं? सबसे पहले इसके पास हो सकते हैं इसके खुद के डेटा मेंबर्स, दैट मीन्स वेरिएबल्स। फिर उसके बाद इसके पास हो सकते हैं इसके खुद के मेंबर फंक्शंस। इनसे बनकर हमारा एक क्लास बनता है। अगर हम खाली क्लास बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वो भी हम आने वाली प्रोग्रामिंग सीरीज में समझेंगे। अभी हम समझते हैं क्लास डेफिनेशन किस तरीके से हम बनाते हैं। सबसे पहले हम कीवर्ड का यूज करते हैं क्लास, उसके बाद लिखते हैं हम हमारी क्लास का नाम। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूं माय क्लास। उसके बाद हम यहाँ पर ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं हमारे क्लास की डेफिनेशन। क्लास की डेफिनेशन में मैंने यहाँ पे बोला डेटा मेंबर्स, तो हमने एक वेरिएबल बना दिया यहाँ पर ए नाम का। फिर हम यहाँ पे बना सकते हैं मेंबर फंक्शंस, तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया void display नाम का, और ये हमारा फंक्शन है, और इसकी जो भी डेफिनेशन होगी वो हमने लिखी है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्लास है एक माय क्लास नाम का। क्लास भी एक क्या है, एक तरीके का डेटा टाइप ही है, उसके टाइप के, क्लास के टाइप के हम बनाएंगे आगे जाकर ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर हमने एक मेंबर बनाया है ए जो कि है इंटीजर टाइप का, एक फंक्शन बनाया है डिस्प्ले जिसकी हमने डेफिनेशन लिखी है। तो इस तरीके से हम क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। आगे जाकर जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीरीज स्टार्ट करेंगे, जब हम सी प्लस प्लस के सभी बेसिक चीजें जैसे कि ऑपरेटर्स और इनपुट आउटपुट फंक्शंस, लूप्स किस तरीके से बनाते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स किस तरीके से यूज करते हैं, एरेज, पॉइंटर्स, फंक्शंस, ये सब समझ लेंगे। उसके बाद हम उनका यूज क्लास में और क्लास का यूज ऑब्जेक्ट बनाने में हम किस तरीके से करते हैं वो भी समझेंगे। तो ये होता है हमारा फिफ्थ सेक्शन बेसिक सिंटेक्स का, क्लास डेफिनेशन। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारे पास होता है वो हमारा होता है मेन सेक्शन। अच्छा, ये जो क्लास सेक्शन होता है ये भी हमारा हुआ ऑप्शनल सेक्शन।
ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें हर प्रोग्राम में क्लास बनाना जरूरी है, क्लास के बिना भी हमारा प्रोग्राम रन करेगा। वो अब हम अभी देखेंगे, हम जब इस बेसिक सिंटेक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे एडिटर पर। सो मेन फंक्शन जो सेक्शन होता है हमारा, जैसा कि मेन फंक्शन का काम हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में था कि वो हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट करता था, वही सेम फंक्शनैलिटी यहां पर भी है। और हम हमारे प्रोग्राम का यहाँ पर जिस तरीके से हम फंक्शंस को कॉल करते हैं उसमें हमारे सी में, इस तरीके से यहाँ पर सी प्लस प्लस में भी कॉल करते हैं। तो मेन फंक्शन को हमारा लिखते किस तरीके से है, हम यहाँ पर void मेन, उसके बाद इस मेन फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिंट कराना चाह रही हूं सिर्फ वेलकम, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं चाहती हूँ पुराना आउटपुट शो ना हो, तो क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज करूंगी। क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज कर रही हूं इसलिए मुझे यहाँ पर conio.h हेडर फाइल यूज करना पड़ेगा। इसके बाद मैं यूज कर रही हूं एक ऑब्जेक्ट सी आउट। हम जब सी में यूज करते थे तो प्रिंटर फंक्शन का यूज करते थे, यहां पर हम पैरेंथेसिस ना यूज करते हुए, क्योंकि एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि प्रिंटफ फंक्शन में हमें पैरेंथेसिस का यूज करना पड़ता था, हम यहाँ पे यूज करते हैं इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डबल कोट्स में लिखेंगे वेलकम, और यहाँ पे हमारा एंड हो गया स्टेटमेंट सी आउट का। इसके बाद हम यहाँ पे गेट सी एच फंक्शन लगा सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर सी आउट का उपयोग कर रहे हैं इसलिए हमें यहाँ पर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल इंक्लूड करना जरूरी है। अगर आप इसका उपयोग नहीं कर रहे होते तो आपको ये हेडर फाइल बनाना जरूरी, यहाँ पर इंक्लूड करना जरूरी नहीं होता। लास्ट सेक्शन है हमारे पास सब प्रोग्राम सेक्शन। सब प्रोग्राम सेक्शन को हम यूजर डिफाइंड सेक्शन भी बोल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको जितने भी फंक्शंस डिफाइन करने हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिक सिंटेक्स C++ एक प्रोग्राम का। चलिए इसे अब हम एडिटर पे रन करके देखते हैं। सो यहाँ पर हम सबसे पहले हमारी न्यू फाइल ऑन करेंगे। तो न्यू फाइल हमने यहाँ पे ओपन करी। न्यू फाइल में अब यहाँ पे लिखा है noname.cpp। सो बाय डिफॉल्ट ही हमारा जो टर्बो C++ एडिटर है वो एक C++ फाइल ही ओपन करता है। हमारी जिस तरीके से C फाइल का एक्सटेंशन .c होता था उसी तरीके से यहाँ पर C++ फाइल का एक्सटेंशन .cpp होगा। तो ये बाय डिफॉल्ट cpp फाइल ही खोल के देता है। बट इट्स अ गुड हैबिट कि आप अपनी फाइल को लिखने से पहले, स्टार्ट करने से पहले उसे सेव कर लें। तो हम यहाँ पर इसे सेव करेंगे और यहां पर हम हमारा नाम रख रहे हैं फर्स्ट प्रोग्राम .cpp। जो हमारा यूज, जो हमें नेमिंग कन्वेंशन का रूल्स याद रखने पड़ते थे हमारे सी के टाइम पर फाइल का नाम रखने के लिए, वही रूल्स यहां पे भी इंप्लीमेंट होते हैं। तो इस तरीके से हमारा फाइल सेव हो गया। अब हम इस फाइल में लिख सकते हैं हमारा प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं हमारा डॉक्यूमेंट सेक्शन। उसमें मैं यहाँ पे लिख रही हूं डेवलपर का नाम, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डेट, कोई भी डेट आप लिख सकते हैं यहां पर। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा प्रोग्राम है, तो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं प्रोग्राम टू प्रिंट वेलकम। राइट, तो ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट सेक्शन। इसके बाद था हमारा लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन में हमें यहाँ पर हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी रहती हैं जिनका हम उपयोग करने वाले हैं हमारे प्रोग्राम में। तो हमें प्रिंट कराना है तो हमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल चाहिए। हमें यहाँ पर हमारा जो पुराना आउटपुट है उसे क्लियर करना है, हमें होल्ड कराना है स्क्रीन कंसोल की, तो इसके लिए भी हमें हमारी conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल iostream.h, दैट मीन्स इनपुट आउटपुट स्ट्रीम।
स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल थी stdio.h जब हम C में फंक्शंस को यूज कर रहे थे। यहां पर हम IOStream के ऑब्जेक्ट्स को यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है conio.h हेडर फाइल। इसके बाद लिंक सेक्शन के बाद हमारे पास था डेफिनेशन सेक्शन। उसमें हमें किसी प्रकार के मैक्रोज या कॉन्स्टेंट्स हमें यहाँ पर डिफाइन करने हैं तो वो कर सकते थे, दैट इज टोटली ऑप्शनल। फिर उसके बाद हमारे पास ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन था जिसमें हमें ग्लोबल वेरिएबल्स या फंक्शंस डिक्लेयर करने हैं तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते थे, दैट इज ऑल्सो ऑप्शनल। उसके बाद हमारे पास था हमारा क्लास सेक्शन। क्लास डेफिनेशन सेक्शन में हम एक क्लास बना रहे थे जिसके अंदर हम कुछ डेटा मेंबर्स बना रहे थे, फंक्शंस बना रहे थे, वो भी हमारा है ऑप्शनल सेक्शन। उसके बाद हमारे पास था मेन फंक्शन जो कि हमें बनाना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी फंक्शन है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे मेन फंक्शन और उस मेन फंक्शन के अंदर हमने एक फंक्शन का यूज करा है क्लियर स्क्रीन, प्रीडिफाइंड फंक्शन का। फिर हमने यहाँ पे सी आउट का यूज करके इस तरीके से ऑपरेटर लगाकर मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम और फिर उसके बाद गेट ch का यूज करा। अब मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर सेव कर दूंगी और मैं इसे कंपाइल करूंगी, सो नो एरर्स। फिर उसके बाद इसे रन करेंगे। सो हमारा यहाँ पे वेलकम प्रिंट हो गया। ये था हमारा बेसिक सिंटैक्स C++ का। अभी हम जो भी जानकारी जानते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में उसे हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए अब ये किस प्रकार की एक फाइल है, CPP फाइल है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इंक्लूड करी, दैट मीन्स stdio.h, और मैंने यहाँ पे सी आउट का उपयोग ना करते हुए मैंने प्रिंट कराने के लिए यूज करा है printf फंक्शन। ऑल्दो ये क्या है, एक CPP फाइल है। और अब मैं इसे सेव करूंगी, कंपाइल करूंगी, नो एरर्स और रन करूंगी। सेम आउटपुट यहाँ पर शो हो गया। दैट मीन्स ये प्रूफ करती है चीज कि सी की जितनी भी हमारे पास फंक्शंस थे, लाइब्रेरीज थी, वो सब C++ में इंक्लूड करती हैं। अगर आप यहाँ पे कीवर्ड्स भी देख रहे हैं जो हम आने वाले वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे C++ के कीवर्ड्स, तो वो भी हम यहाँ पे C के भी कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम जितनी भी हम लोग जानते हैं हमारे सी के बारे में वो सभी यहां पर हम यूज कर सकते हैं। हम scanf का यूज कर सकते हैं यहां पर किसी भी वैल्यू को स्कैन करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था वेरिएबल डिक्लेरेशन का एक, जिसका हम सेपरेट वीडियो भी समझेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन अलग से कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं a, जिसकी वैल्यू हम यूजर से स्कैन कर रहे हैं %d, और यहाँ पे लिख रहे हैं एंड a। अभी हम scanf का यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर cout का यूज नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली हम cout ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं जो कि हम बेसिक इनपुट आउटपुट के वीडियो में समझेंगे। फिर यहाँ पे मैं प्रिंट करा रही हूं, इसे कंपाइल करते हैं, नो एरर्स। देखिए आप CPP फाइल होने की वजह से आप इसका वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर पा रहे हैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन के बाद भी। नहीं तो अगर हमने यहाँ पे वेलकम प्रिंट हो गया है हमारा और हम यूजर से ले रहे हैं 2, तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 प्रिंट हो गई। नहीं तो ये एक अगर C फाइल होती तो इस प्रकार का डिक्लेरेशन अलाउड नहीं होता। चलिए इसको हम एक बार सेव एज करते हैं दूसरे नाम से। अब हम इसको सेव कर रहे हैं program.c नाम से। अब मैं इसे कंपाइल करती हूँ, तो एक एरर शो हो गई है हमारे पास यहाँ पर, एरर डायरेक्टिव मस्ट यूज C++ टाइप। IOStream की एरर यहीं पे, क्योंकि अब ये C प्रोग्राम है तो ये प्रोसीजर ओरिएंटेड हो गई, लाइन वाइज रीड करी तो सबसे पहले उसे IOStream.h में ही एरर शो हो गई है। तो अगर हम इसको ठीक करेंगे तो हमें यहाँ पे दिख जाएगा कि ये IOStream का काम है और हमने C में उसको ऐड कर रखा है, क्योंकि C में हम ऑब्जेक्ट्स का यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें एरर शो कर देता है। तो हम हमारे प्रोग्राम पे जाएंगे वापस से, यहाँ पर हम इस फाइल को हटा देंगे और वापस से कंपाइल करेंगे हमारे प्रोग्राम को। तो फिर से एक एरर है, डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर। हमने देखा CPP में डिक्लेरेशन अलाउड था लेकिन C में अलाउड नहीं है।
तो इसको हम और डिटेल में समझेंगे जब हम वेरिएबल्स को समझेंगे। तो ये था हमारा बेसिक सिंटेक्स C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का।